यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट, जैसा कि हम बता रहे हैं, योगी सरकार आज प्रस्तुत करेगी। हर वित्तीय वर्ष में बजट का आकार बढ़ा है पिछले वर्षों में, और पांचवा बजट भी भारी भरकम होने का अनुमान है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर यह फोकस होगा। $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को साकार करेगा बजट। वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में प्रस्तुत करेंगे आज, और इसके पहले आज कैबिनेट की बैठक बुला ली गई है, जो कि रवायत है, परंपरा है। सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह कैबिनेट की बैठक होगी, और पहले कैबिनेट इसको मंजूरी देगी इस बजट को, और फिर उसके बाद सुबह 11 बजे सदन के पटल पर यूपी का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ अन्य प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी आज सुबह 9:30 बजे की बैठक में मिल सकती है। तो अब की बार पेपरलेस होने वाला है बजट, और स्क्रीन पर देखकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को पढ़ने वाले हैं, और एबीपी गंगा पर अभूतपूर्व कवरेज जारी रहेगी। 3 घंटे 56 मिनट, और अब देखिए सेकंड तो लगातार कम होते जा रहे हैं। बजट की बात शुरू हो जाएगी। बजट की बात यानी कि सिर्फ बजट की बात होगी, उत्तर प्रदेश के बजट की बात होगी। उत्तर प्रदेश में आपके लिए क्या है, जी आपके लिए क्या है, वो हम आपको बताएंगे। एबीपी गंगा पर बिल्कुल आप ही की जुबान में आपको ये बजट समझ में आ जाएगा। 3 घंटे 56 मिनट का वक्त बाकी, जब विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपने बजट भाषण की शुरुआत करेंगे, और एबीपी गंगा अभूतपूर्व कवरेज करने वाला इस बजट की। चलिए कुछ और खबरों का रुख करते हैं। बात करेंगे किसान आंदोलन की 90वां दिन है आज, किसानों के प्रोटेस्ट का, आंदोलन का, और अब आंदोलन को और तेज करने की कवायद है किसानों की। किसान संगठनों ने कार्यक्रम का ऐलान किया, कार्यक्रमों का ऐलान किया है। 23 से 27 फरवरी के बीच में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदर्शन लंबे समय तक चलाने के लिए जल्द ही नई रणनीति तैयार की जाएगी, यानी कि जो रणनीति अभी तक चल रही थी उससे जरा इतर, उससे जरा हटकर कुछ ऐसा जो ध्यान आकर्षित करे न सिर्फ सरकार का बल्कि जनता का भी, किसानों का भी, दूसरे लोगों का भी। ऐसे में प्रदर्शन को लंबे समय तक ले जाना है, तो रणनीति यह है कि सपोर्ट लगातार मिलता रहे, समर्थन चाहिए। इस बीच में एक बड़ी खबर कानपुर से हमें मिल रही है। विकास दुबे के बाद ध्वस्त होगा ड्रग्स माफिया का घर। 22 फरवरी को पुलिस ध्वस्त कर देगी सुशील बच्चा का घर। कानपुर के ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई करने की तैयारी। बच्चा ने बीते सितंबर में कोर्ट में सरेंडर किया था, और अब उसका घर ध्वस्त करने की तैयारी। खबर अब दिल्ली से। आज से उत्तरी रेलवे की 39 ट्रेनें चलेंगी। नॉर्दर्न रेलवे की 39 ट्रेनें चलेंगी, और 39 में से 16 ट्रेनें यूपी रूट पर चलने वाली हैं। ज्यादातर ट्रेनें लखनऊ और कानपुर के रूट पर हैं। कोविड काल की बात करें तो उसके बाद से बंद है, और अब कोविड काल के बाद पहली बार ये अनारक्षित ट्रेन चलेगी, ये अनरिजर्व ट्रेन चलेगी, और सामान्य परिचालन की ओर अब रेलवे बढ़ रहा है कि पहले जैसी व्यवस्था की जाए, सामान्य परिचालन हो सके। रेलवे पर बड़ा भार है, लोग आवाजाही के लिए रेलवे का इस्तेमाल करते हैं। वैसे में आज से ट्रेनें चलने वाली हैं 39। और अब आगे बढ़ते हैं और पूर्वांचल की खबरें आपको सुपर फास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी में 2 दिवसीय साग सब्जी और फल प्रदर्शनी का समापन हो गया। प्रदर्शनी में पूर्वांचल में हो रही उन्नत खेती का प्रदर्शन किया गया, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा है। जौनपुर में बाइक चोरी करते हुए पकड़े गए युवक की लोगों ने जमकर पिटाई की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक की जान बचाई। और भदोही में बीते दिनों हुई 3 चोरियों के मामले में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों को चोरी के सामान के साथ पकड़ा गया है। दोनों पर 3 जगहों पर चोरी का आरोप। मिर्जापुर में छोटे भाई ने शराब पीने से मना करने पर बड़े भाई की गला दबाकर हत्या कर दी। 18 फरवरी को 32 साल के युवक का शव मिला था, जैसे मामले में पुलिस ने यह खुलासा किया। गाजीपुर के सूर्य कुमार यादव का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हो गया है। इस बात की खबर मिलते ही पूरे गांव में हर्ष का माहौल है। गांव में सूर्य कुमार यादव के सम्मान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
गोरखपुर में हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों पर पुलिस का शिकंजा तेज हो रहा है। अलग अलग इलाकों में दबिश देकर पुलिस ने एक लुटेरों को गिरफ्तार किया है, वहीं लुटेरे का एक साथी फरार है। आजमगढ़ में चौड़ीकरण को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसमें सड़क के चौड़ीकरण में बाधा बन रहे मकान और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। पश्चिमी सदर कोतवाली और एसओजी की टीम ने फर्जीवाड़ा करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स के पास से तकरीबन 2 लाख की नकदी, कार, 10 चेक और कई दस्तावेज बरामद किए गए। सिद्धार्थनगर में बंद कमरे में 34 साल की युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक शोहरतगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत स्टाफ नर्स का पर्सनल ड्राइवर था। पुलिस ने सबूत इकट्ठे कर जांच शुरू कर दी। गोंडा में चोरों गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गैंग के 2 सदस्यों से अवैध तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किया है। बलरामपुर में किसानों की लगभग सैकड़ों बीघा जमीन पर प्रशासन ने जेसीबी चलवा दी। किसानों को उनकी जमीन और फसल का अभी तक मुआवजा तक नहीं दिया गया है। आरोप है कि इस बाबत पहले से कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। तो पूर्वांचल सुपरफास्ट से आपने देखा, जहां पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर हमने आपको बताई। अब आगे बढ़ने का वक्त। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 फरवरी को वृंदावन कुंभ में पहला शाही स्नान होगा। जी हां, शाही स्नान को लेकर तीनों अखाड़ों ने बैठक की है और इस बैठक में तय किया गया कि स्नान का कार्यक्रम क्या होगा। सभी अखाड़े साथ में शाही स्नान करेंगे। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक शाही स्नान का वक्त होगा। 27 फरवरी वो तारीख होगी जब वृंदावन कुंभ में शाही स्नान होगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे वृंदावन कुंभ में पहला शाही स्नान 27 फरवरी को। बैठक में स्नान का कार्यक्रम तय किया गया है। सभी अखाड़े साथ में शाही स्नान करेंगे। और अब सीधा रुख करते हैं वृंदावन का ही इस खबर पर। हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश, राधे राधे। और आप दर्शकों को बताएं, 27 तारीख को पहला शाही स्नान होना है, तो क्या क्रम रहेगा और उसकी क्या विशेष तैयारियां हैं, कौन कौन मौजूद रहेगा उस पर? राधे राधे राजीव और राजेंद्र। और 27 तारीख को जो पहला शाही स्नान हो रहा है उसका कार्यक्रम आ गया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो वैष्णव अखाड़े हैं, जो सामान्य तौर से हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में एक क्रम बनता है कि पहले निर्वाणी नहाएगा, उसके बाद दिगंबर नहाएगा, फिर निर्मोही नहाएगा। ये अलग अलग जगहों पर ये क्रम आपस में बदलते रहते हैं ताकि विवाद की स्थिति ना हो। लेकिन वृंदावन कुंभ में तीनों अन्य अखाड़ों ने यह तय किया है कि आगे पीछे का क्रम नहीं होगा, बल्कि तीनों अखाड़ों के जो अध्यक्ष यानी कि श्री महंत हैं वो एक साथ एक कतार में अपने साथ चलेंगे। उसके बाद जो उनके पीछे जगत गुरु होते हैं तीनों अखाड़ों के, वो साथ चलेंगे। जो महंत होते हैं वो एक साथ चलेंगे। मतलब इस बार कोई ये क्रम नहीं होगा कि पहले कौन अखाड़ा नहाएगा, पहले कौन बाद में नहाएगा। इस बार तीनों अखाड़ों के श्रीमंत एक साथ चलेंगे और सीधा संदेश देने की कोशिश ये है कि वैष्णव अखाड़े एकजुट हैं, इनमें कोई टकराव नहीं है। और राजीव, एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये तो तय हो गया है कि स्नान सुबह 9 बजे शुरू होगा और 12 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन रूट क्या होगा? जो कुंभ क्षेत्र है वहां से केसी घाट पर स्नान होना है, लेकिन कुंभ क्षेत्र से केसी घाट तक ये संत किस किस रूट से पहुंचेंगे अभी ये तय होना बाकी है, क्योंकि प्रशासन ने उनसे रूट मांगा है। और जब वो प्रशासन को रूट सौंप देंगे उसके बाद दोनों पक्ष ये बैठ कर तय करेंगे कि रूट क्या होगा। तो शाही स्नान की पूरी भूमिका बन गई। लेकिन एक और बड़ी खबर कुंभ क्षेत्र से ये है राजीव, हरिद्वार कुंभ को लेकर, कि कल सभी अखाड़ों की बैठक हुई। एक चतुर संप्रदाय होता है जो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हैं वैष्णव अखाड़ों का, वहां पर एक चेतावनी उत्तराखंड सरकार के लिए संतों ने जारी की है। दरअसल जो बैरागी अखाड़े यानी कि जो वैष्णव अखाड़े, इनको अभी तक जमीन का आवंटन नहीं हुआ है। तो कल उस महत्वपूर्ण बैठक में अखाड़ों ने तय कर लिया और चेतावनी दी है कि अगर जमीन का आवंटन नहीं होता तो देश भर के वैष्णव अखाड़े कुंभ भूमि में हरिद्वार में पहुंच जाएंगे और बिना जमीन आवंटन के धूनी गाड़ देंगे। ऐसे में उत्तराखंड सरकार फौरन बैरागी अखाड़ों को जमीन का आवंटन कर दे तो ये बेहतर होगा।
जी अवधेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शाही स्नान की तैयारियां चल रही है, क्रम कोई होगा नहीं, एक साथ स्नान करेंगे। हालांकि रूट की जानकारी उनसे जरूर मांगी गई है। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और अवध क्षेत्र की खबरें आपको दिखाते हैं। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में एक होटल में भीषण आग लग गई। होटल के पास पेट्रोल पंप होने की वजह से हड़कंप मच गया। लोगों ने आनंद फानंद में पुलिस और फायर स्टेशन को सूचना दी। सीतापुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ छापेमारी की। पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री चलाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि बड़ी खेप में हथियारों का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में किया जाना था। अंबेडकर नगर में पुलिस ने पशु चोरी करने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक सदस्य रात के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। मुठभेड़ के दौरान एक पशु चोर गोली लगने से जख्मी भी हो गया। बाराबंकी में जमीनी विवाद में एक बुजुर्ग की मौत से हड़कंप मच गया। जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में जमकर पत्थर बरसाए गए, जिसमें एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। सुल्तानपुर में 28 जनवरी को 30 लाख की लूट में पुलिस ने खुलासा किया है। 2 कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पैसों की लूट को अंजाम दिया था। फतेहपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 शातिर लुटेरों को अरेस्ट किया है। पकड़े गए साथी लुटेरों के पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, लूट का मोबाइल फोन, तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद किए गए। प्रतापगढ़ में प्रधान के भाई की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि प्रेम प्रसंग और पैसों के लेन देन में दोस्त ने ही हत्या की थी। आपको बताएं कि 2 दिन पहले प्रधान के भाई का शव नाले में मिला था। और में नाबालिग बच्चे का शव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे बने कमरे में फंदे से लटकता हुआ मिला। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और फॉरेंसिक टीम को इसकी जानकारी दी। हरदोई में बाइक के साथ जली अवस्था में मिले शव के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि मृतक और उसके साथी चोरी की घटनाओं में संलिप्त थे और तार चोरी करते वक्त करंट लगने से युवक की मौत हुई थी। तो आपने अवध क्षेत्र की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में देखी। एक बड़ी खबर राजीव के पास है। जी हाँ, बड़ी खबर जुड़ी हुई है कोविड वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई। आज छूटे हुए सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन होगा, टीकाकरण होगा। कोविड वैक्सीनेशन के लिए मॉप अप राउंड होगा। फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन का ये पहला मॉप अप राउंड होगा। आपको बता दें कि इससे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, हेल्थलाइन वर्कर्स के लिए ये वैक्सीनेशन का क्रम चला। उसमें जो छूट गए उनके लिए ये मॉप अप राउंड है। जो छूट गए और वैक्सीन जिनको लगनी है उनको इस राउंड में अब कोविड वैक्सीन लगेगी। तो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन का ये मॉप अप राउंड, और आज छूटे हुए सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स उनको कोविड वैक्सीन लगेगी। तो ये मॉप अप राउंड का क्रम शुरू हो गया है, और जो छूट गए हैं जिनको किसी कारण से कोविड वैक्सीन नहीं लगी या किसी भ्रम की वजह से कोई लगवाने के लिए नहीं गया, तो उनको ये वैक्सीन लगने वाली है और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। मॉपअप राउंड ये होगा, इसमें तमाम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स किन्हीं कारणों से वैक्सीनेट नहीं हो पाए उनको वैक्सीनेट आज किया जाएगा, उनका टीकाकरण होगा। तो ये महत्वपूर्ण ये राउंड, ये खबर उन तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए जिनका टीकाकरण नहीं हो पाया है। सीधा लखनऊ चलते हैं। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे सहयोगी वहां से सीधा कनेक्ट है। अनुभव, ये इस राउंड में तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स का जो टीकाकरण नहीं हो पाया उनका टीकाकरण होना है, तो कैसे इसका डेटा कैसे उपलब्ध होगा और क्या आज ही ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा? ये मान लिया जाएगा कि आज के राउंड के बाद अब फ्रंटलाइन वर्कर्स में से किसी का टीकाकरण बाकी नहीं रह गया है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को ये वैक्सीन लगाई गई, फिर उसके बाद कई राउंड उनको उनको वैक्सीन लगाने का काम किया गया। फिर उसके बाद बारी आई फ्रंट लाइन वर्कर्स की, और तकरीबन हम कहें तो हफ्ता 10 दिन पहले जब वैक्सीनेशन का काम फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए शुरू हुआ तो भी
50% के आसपास जो फ्रंट लाइन वर्कर थे वो पहुंचे, उन्होंने वैक्सीन लगवाई, लेकिन वो संख्या कम थी, क्योंकि जब हम हेल्थ वर्कर्स से तुलना करेंगे तब वो संख्या कम थी और इसको लेकर खुद एसीएस होम ने नाराज़गी भी जाहिर की थी। इसीलिए अभी मॉपअप राउंड रखा गया है, 1900 से ज़्यादा इसके सेशन बनाए गए हैं और 2,20,000 जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनको आज वैक्सीन लगाने का काम किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नहीं पहुंच पाए। जब उनके लिए सेशन रखा गया वैक्सीनेशन का तब वो नहीं पहुंचे और इसीलिए आज ये मॉपअप राउंड रखा गया है, जिसमें कि जो छूटे हुए फ्रंट लाइन वर्कर यानी पुलिस के लोग हैं, नगर निगम के लोग हैं, सफाई कर्मी, बहुत सारे ऐसे जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, उनके लिए ये मॉपअप राउंड रखा गया है। पूरे प्रदेश में हर जगह अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं और वहीं पर वो जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। जी अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मॉपअप राउंड की शुरुआत अब आज से हो रही है, जिसमें जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी उनको लगने वाली है। आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केरल पहुंचे कल, जहां पर उन्होंने विजय यात्रा की शुरुआत की। केरल सरकार पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि केरल में कोई भी सुरक्षित नहीं है, बीजेपी अगर सत्ता में आएगी तो सभी को सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। यही नहीं, सीएम केरल की भ्रष्टाचार सरकार को भ्रष्टाचारी भी उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री योगी ने लव जिहाद से लेकर सबरीमाला मंदिर तक के मामले को लेकर केरल की वामपंथी सरकार पर हमला बोला। केरल के अंदर चाहे एलडीएफ रहा हो या यूडीएफ, ये दोनों भ्रष्टाचार की प्रतीक रहे हैं। यानी आवास भी नहीं देगी गरीबों को, गरीबों का शौचालय भी नहीं बनाएगी, आयुष्मान भारत का लाभ भी गरीबों को नहीं उपलब्ध होगा। और अगर कोई योजना केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध कराई जाती है, तो इस योजना में भी मोदी जी और केंद्र सरकार का नाम कटवाने का प्रयास होता है। पैसा तो देते हैं, लेकिन योजनाओं के नाम साथ प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार का नाम जोड़ने में संकोच होता है। लव जिहाद के बारे में यहां की न्यायालय ने 2009 में इस बात को स्पष्ट किया था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। और सबके बावजूद यहां की सरकार सोई हुई है, उसे चिंता नहीं है न सुरक्षा की और न ही इसकी आड़ में केरल के खिलाफ और देश के खिलाफ की जा रही साजिश के बारे में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो सीएम योगी ने अपनी केरल यात्रा के दौरान कर्नाटक में नाथ संप्रदाय मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने श्री कदलीकाल भैरव मंदिर में अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया। तस्वीरें उस वक्त की, अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन किया। देखिए, शिव आराधना की उन्होंने। गोरखपुर का रुख करें, जहां श्री राम मंदिर निर्माण हेतु चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान में गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने 2,51,000 का समर्पण राशि दी। और यह समर्पण राशि रवि किशन ने सिंघड़िया स्थित अपने आवास पर प्रांत प्रचारक सुभाष जी की उपस्थिति में समर्पित किया। और इस दौरान बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पुनीत पांडे सरीखे कई लोग उपस्थित रहे। सीएम योगी ने प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजट का आकार बढ़ाया है। 5वां बजट भी भारी भरकम होने का अनुमान है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर फोकस है। $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को साकार करेगा बजट। वित्तीय वर्ष 2021-22 का यह बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले 9:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और इसमें बजट पर मुहर लगाएगी कैबिनेट। फिर सुबह 11 बजे बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तमाम अन्य प्रस्तावों को भी आज की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। अब बताते हैं कि उत्तराखंड में क्या रहेगा खास। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। राज्य के विकास और चमोली आपदा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो बंगाल में रैली से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का समय तय होगा, टाइमिंग तय होगी कि प्रधानमंत्री से कितने बजे मुलाकात।